फ्रेंड्स, एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 की अध्याय 2 लेसन को कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेट क्या मतलब क्या बताया था मैंने फर्स्ट अध्याय के अंदर? शिकार करना, और इसका मतलब क्या था? शिकार करना। ठीक है, खाद्य संग्रह से भोजन तक। चलिए, ये एक लड़का है भाई, इसका नाम है तुषार। क्या नाम है इसका? इस लड़के का नाम है तुषार। और तुषार कहाँ पे जा रहा है? रेल के अंदर जा रहा है। तुषार की रेल यात्रा। क्या है? तुषार की रेल यात्रा है। और कैसी रही रेल यात्रा तुषार की? आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अंदर। चलिए, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। भाई शादी थी तो खुश था, मज़े में था, और दिल्ली से चेन्नई वाली ट्रेन पकड़ ली भाई ने। और रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई। और खिड़की वाली सीट मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता बच्चों का। चलिए, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से उसे पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तुषार से कहा, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी दोस्तों। ठीक है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे ना। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह यानी शिकार करके जो खाद्य संग्रह करते थे उस नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भी भोजन इकट्ठा करते थे इसलिए उसे इस नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। भाई ज़्यादा दिन एक जगह पर एक मनुष्य रहेगा और उसने जंगल से खाना है, वहीं से खाना है, और वो चीज़ समाप्त हो गई तो वो दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा उससे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। आगे क्या कहता है? दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है। तीसरा कारण यह कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्या है कि भाई तीसरा कारण क्या है? एक जंगल में मान लो भाई जून के महीने में वहाँ पर हरा भरा रहता है, और दूसरा दिसंबर के महीने, दिसंबर जनवरी के महीने में हरा भरा रहता है। तो क्या करते थे, एक बार इधर चले गए, जब दिसंबर वाला ख़त्म हुआ तो जून में आ गए, और जून वाला ख़त्म हुआ तो दिसंबर में चले गए। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं है। सही बात है, पानी के बिना नहीं रह सकते थे। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा।
ठीक है, आणविक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? भी पुराने समय की जानकारी हमें पुरातात्विकविद थे, जो स्रोत मिले उससे हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं भाई। जो जानवरों की हड्डियां थी उससे औजार बनाते थे, लकड़ियों के भी बनाते थे, और पत्थर के औजार ज़्यादातर मिले हैं। ठीक है, वो आज भी बचे हुए हैं पत्थर वाले औजार। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है बच्चों, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं तरफ क्या है इसके, देखो बाएं तरफ तो क्या है भाई, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। इस पत्थर, एक पत्थर का उपयोग जड़ों को खोद रहा है भाई, वो क्या है और एक पत्थर है इसमें से खाल उतारने के लिए। देखो भी खाल उतार रहा है बंदा, ठीक है, पत्थर से ये देखो खाल उतार रहा है। और जानवरों की खाल से वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अभी खाल उतार ली, वस्त्र उसके बनाते थे। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा सतल हैं जहां पर अखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा सतल नदियों और झीलों के किनारे भी रहते थे। दिखाता हूँ मैं भैया एक बार। देखो ये लाल त्रिकोण वाले हैं ना, एक मिनट, ये कौन सा है, करनूल की गुफाएं, यहाँ पर रहते थे भाई अखेटक खाद्य संग्रह। भीमबेटका में रहते थे, हुसंगी में रहते थे। ये 3 ही है भाई, 3 दिखाए गए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या रहते थे, खाद्य खाद्य अखेटक संग्रह रहते थे, अखेटक खाद्य संग्रह। ठीक है, और नदियों के किनारे भी रहते थे। चलिए नीचे पढ़ते हैं हम। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शेल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता मिलता है? पहले साइड वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पे है? आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर है अभी। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरातत्व पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यह उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? बताओगे बच्चों, क्यों चुनी होगी? क्योंकि, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे गया भाई? हाँ, नर्मदा नदी यहाँ पे मैं दिखाने वाला था। ये देखो मैप के अंदर आ गए हम। यहाँ पे देखो नर्मदा नदी के अंदर भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे लोगों ने क्यों चुना इस स्थान को? सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि नर्मदा नदी के पास यहाँ पे पहाड़ियाँ थी। भीमबेटका के पास विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी हैं मध्य प्रदेश में, जो लोगों को रहने का स्थान भी देती थी और बारिश में बचाती थी ये पहाड़ियाँ, क्योंकि उसे खोद कर ये अंदर चले जाते होंगे। नर्मदा नदी के अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी इन्हें मिल जाता था, इसलिए ये यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अखेटक खाद्य संग्रहक। चलिए नीचे यहाँ पर आ गए थे हम। शेल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है? एक शेल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ भाई। ये भाग रहा और इसके पीछे लगा हुआ है, इस चित्र ये दिखा रहा है। चलिए पढ़ते नीचे क्या है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसमें भी जंगली जानवर है, ये बंदा जंगली जानवर के पीछे लगा हुआ है भाई, इन्हें खाद्य संग्रह बनाएगा इसलिए इसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो चित्र है, देखा गुफाओं के चित्रण हैं ये। पूरा सतल, पूरा सतल क्या होते हैं?
उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के विशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरातत्वों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, अभी अगले अध्याय में पढ़ते हैं। आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई, इंपॉर्टेंट है भाई ये बच्चों, क्लास 6 वालों बच्चों। आग की खोज बहुत ही रोचक तथ्य है क्लास 6 के बच्चों के लिए कि आग की खोज कैसे हुई। आज आग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मानचित्र 2 में करनूल गुफा ढूंढो। ठीक है, ढूंढते हैं अभी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। भाई उत्तर प्रदेश में चले जाए ना तो आज भी जानवरों को दूर भगाने के लिए कई जगहों पर जंगलों में आग लगा देते हैं। वहाँ पे पेड़ों की जड़ों को आग लगा देते हैं कि जंगली जानवर उनके घरों में ना आए, जो पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ी जो लोग हैं ना, वो आज भी जंगल में एक पेड़ को आग लगा देंगे, जिससे सारी रात जानवर वहाँ पे नहीं आएंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं भाई? आज तो खाना बनाने के लिए करते हैं ज़्यादातर, और भी कई कामों में होता है, फैक्ट्रियों भट्टियों में बहुत काम होता है भाई। नाम और तिथियां जानिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरातत्वों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। आरंभिक काल और मध्य काल और उत्तर पूर्व पुरापाषाण का युग कहा जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। भाई मैसोलिथ कहा जाता है उसे, मध्यपाषाण को। मध्यपाषाण को क्या कहा जाता है? मैसोलिथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ये कितना पाठ बड़ा है मैं देखता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम हाँ हो जाएगा पूरा। भी हम इसे कंप्लीट ही करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे आज। बदलती जलवायु। बदलती जलवायु क्या है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी 12,000 साल पहले। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे 12,000 साल पहले। ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। भाई ये तो कहने का है बात है, भी सोचने लगे हूँ। ठीक है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। भाई मछली तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है। दक्षिण भारत के अंदर जाएँ तो बहुत मछली का उपयोग होता है। ठीक है। तो चलिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब
पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। भाई आज भी शहरी इलाके में चले जाए ना तो बच्चों को पता नहीं अनाज कैसे उगता है, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ। बाकी पता तो है, जो पढ़े बच्चे हो गए उन्हें पता लग जाता है, लेकिन उगाने की तकनीकें आज भी नहीं पता खेत के अंदर उन्हें। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? भाई कुत्ते को आज भी हम पालतू बना के रखते हैं, क्योंकि कुत्ता अपने जो जो पालता है उसको सेवा करता है उसकी, वो उसकी रक्षा करता है। इसीलिए शायद उस समय भी यही होगा सिस्टम। तो बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। भाई बसने की प्रक्रिया पेपर में आ जाए, बसने की प्रक्रिया क्या है? अब एक आम आदमी को तो पता भी रह भी जो दिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया। भाई वो ऑप्शन दे देगा, आदमियों के बसने की, जानवरों की देखभाल करने की, पौधे उगाने की, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना भाई, पौधे उगाना भी बसने की प्रक्रिया के अंदर आते हैं और जानवरों की देखभाल करने को भी बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। एनसीईआरटी के छोटे छोटे टॉपिक छोटी क्लास में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होते हैं। देखा, चलिए अपनाए गए हैं। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। जैसे अनाज हम द्वार से वही उगा देते हैं खेत के अंदर, देखा होगा आपने। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, ये भाई एक जंगली जानवर का दांत दिखा रखा है और एक पालतू जानवर का छोटा और जंगली जानवर का बड़ा दांत है। उनकी शैली है, क्योंकि वो मांस वहाँ पे खाते हैं और ये घास फूस खाते हैं, उसी शैली के अनुसार इनकी दांत की बनावट का परिवर्तन होता गया। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे हैं तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार क्या होता है? बीज, पौधों के बीज में जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना, उसे खरपतवार कहते हैं। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में अनाज का प्रयोग किया जाता है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन से गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। भाई उन्होंने क्या क्या टोकरियां बनाई, बर्तन बनाए। क्या शिकारी लोग थे वो भी ऐसा करते थे? हाँ भाई करते होंगे ज़रूर। उन्हें खाद्य भंडारण का जब पता लगा तो वो ज़रूर करते होंगे। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है।
अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों को क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? भाई आज तो घर के अंदर पालतू बनाए हैं, दूध भी मिलता है इनसे, और मरने के बाद इनका चमड़ा भी काम में आता है। ये भोजन के रूप में घास फूस, हरा चारा, बार बार कटाई वाली ज्वार, मक्की सब कुछ खाते हैं भाई। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 दो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। भाई मानचित्र में इन्होंने टिक लगा के दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं, ये देखो कहाँ पे हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। ये बुर्ज होम, ये पाकिस्तान वाला मेहरगढ़, बुर्ज होम जब ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है भाई बुर्ज होम, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोलडिवा, महागढ़ा, चिरांद, ठीक है, हलूर, और ये नीचे पेमपल्ली, पेमपल्ली क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है पाए गए हैं, चिन्हित किया गया है इन क्षेत्रों को, ठीक है, जहाँ पे सभ्यता पाई गई है। कहाँ पे आ गए थे, जहाँ पुरातात्विक शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे क्या कृषक भी मिले हैं और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट संस्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के विशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। भाई स्थायी जीवन की ओर, पुरातात्विविदों को कुछ पुरासत्रों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जोम। बुर्जोम कहाँ पे? वर्तमान जम्मू कश्मीर में था, दिखाया था मैंने मैप में, ठीक है, कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। भाई गड्ढा खोदते थे, उसके नीचे घर बनाते थे, इसे क्या बोला जाता? गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। भी जैसा मौसम हो गया भाई उसी के अनुसार खाना पका लेते थे। ठंड है तो नीचे, गर्मी है तो ऊपर। एक गर्तवास का चित्र बनाओ भाई, एक गर्तवास बना दो भाई, चित्र बना दो आप बच्चों। बहुत सारी चित्र बनाकर कमेंट बॉक्स में कर देना, सर मैंने गर्तवास का चित्र बनाया। और आप YouTube की सहायता से गर्तवास देख सकते हैं कहीं, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं गर्तवास कैसे कैसे थे, वैसा चित्र बनाइए। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार में मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग होता है भाई, घरों के अंदर अक्सर अब भी प्रयोग होता है, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। ये पत्थर के औजार हैं, कोई नुकीला है, ये भाई ज़्यादा ही नुकीला है, ये उससे कम इससे कम, अलग अलग उस टाइम के अनुसार काम करने के लिए बनाया गया था। नव पाषाण युग के, ये मटका दियो, इसके नीचे क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? भाई कल्पना करके बताओ। आज तो मटकों का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? पानी के लिए करते हैं, पानी रखते हैं इसके। उस समय इसके अंदर अनाज भी रखते थे, ठीक है।
आज भी अनाज रख देते हैं, घरों के अंदर अनाज रखा जाता है अब भी। नवपाषाण युग के पुरातत्वों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। देखो आज भी इनके ऊपर रंग बूटियाँ बनी होती हैं। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ वे अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। भाई नवपाषाण युग के अंदर देखो, कपड़ा पहनोगे तो कपास का ज्ञान भी हो गया उन्हें नवपाषाण में। तो वो कपड़ा बुनने यानी हाथों से बुनना शुरू कर दिया था उन्होंने। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात तो नहीं है। एक तरफ जहाँ कई लोग पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आगे सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मानचित्र 2, मेहरगढ़। मेहरगढ़ भाई ये कहाँ पे था? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र था मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ पे था? पाकिस्तान में। मैप के अंदर दिखाता हूँ मेहरगढ़ कहाँ पे था। ये रहा बच्चों, ये रहा मेहरगढ़। ठीक है, पाकिस्तान वाला सिंध, सिंध के पास वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ का कुछ बताया हुआ है इन्होंने, पढ़ते हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र, ये वहाँ के घर का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? क्या आज उस घर में कोई फ़र्क है? देखो, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवत वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवत भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवत इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया है। भाई जो पंडितों ने जो काम चलाया ना, उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया। ठीक है, क्या कि ये हमारे देश की कुछ परंपरा ही ऐसी है, क्या करें। लेकिन कब्रों में क्या है, उनके साथ मेहरगढ़ के अंदर क्या था? सामान रख दिया जाता था। सामान क्या था भाई? अगर उसको, ये देखो, बंदे के साथ में एक बकरी रख दी भाई, बंदा मर गया, बकरी, उसको बकरी उसकी चहती होगी, उसको पसंद होगी, जो इसकी वो सेवा करता होगा, तो वो उसके लिए रख दी भाई, तू आगे तेरे खाने के काम आएगी ये बकरी। लो भाई, भेज दी बकरी भी साथ में। चलिए भाई, बकरी तो गई। चलिए आप आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हाँ भाई, ये बड़ी बकरी। अन्यतर फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंग और सूरों के गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। भाई ये फ्रांस की एटलस में फ्रांस ढूंढो और उसमें बताया गया कहाँ पे है, नीचे होगा एटलस दिया होगा, देखते हैं अभी। ठीक है, इस रंग में लोहा, यस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? लोहा और चारकोल का। ठीक है, इन चित्रों के उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुसंधानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम्हें इन्हें बनाने में कोई और कारण बता सकते हो? हाँ भाई, शौक से बनाया। बाकी ये क्या शिकार पर जाते थे, आज इसका शिकार करेंगे, राजा महाराजा ने बनवाया होगा। ठीक है, चलिए आगे। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है।
यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, सीरिया से क्या लाया था? चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, नवपाषाण युग में भी। बता उपयोगी शब्द दिए हुए हैं: अखेटक खाद्य संग्रह, पूरा सतल उद्योग सतल, आवासीय सतल, पूरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कबर। हम ये सारा पढ़ चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेसन सेकंड कंप्लीट होता है।